मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अब ये मुहावरा तो बड़ा पुराना है, नया मैं बताता हूं। मोहब्बत, जंग और चुनाव में सब कुछ जायज है। साम दाम दंड भेद और वोट बैंक, यही वो स्तंभ हैं जिन पर राजनीति का रंगमंच टिका हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आपका स्वागत है। लाल किला देखे बिना दिल्ली दर्शन पूरा नहीं हो सकता और वोट बैंक की बात किए बिना चुनाव का जिक्र। क्या है वोट बैंक? टेक्निकली वोट देने वालों का एक ऐसा समूह जो किसी एक पार्टी को एक मुश्त वोट दे दे। जाति, धर्म या फिर क्षेत्र के नाम पर अक्सर राजनीतिक दल अपना अपना वोट बैंक तैयार करते रहते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि चुनावी जीत में वोट बैंक की बड़ी जोरदार भूमिका होती है। इसीलिए चुनावी मैदान में कभी मुस्लिम तो कभी हिंदू वोट बैंक को लेकर आरोपों प्रत्यारोपों के तीर भी खूब चलाए जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि इस काजल की कोठरी में क्या कोई बेदाग बचा है या कोई बेदाग बाकी ही नहीं है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदू वोट बैंक की। क्या देश में वाकई हिंदू वोट बैंक जैसी कोई चीज है या फिर ये महज एक चुनावी ख्याल है? सच क्या है? मुसीबत तो यही है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। हमको हमेशा झूठ बोलते रहे हमसे कि मुसलमान एक वोट बैंक है। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को कहा था कि भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा ना रहेगा। भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा भारत में। पिछले कुछ समय से देश की चुनावी राजनीति में तमाम राजनीतिक दलों की जुबान पर हिंदू है और राजनीतिक पार्टियों के बीच हिंदू वोट पाने की होड़ भी मचती रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो हिंदू वोट बैंक पर ही फोकस रहा है। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में शिव साधना से साफ संकेत दिए कि बीजेपी की राजनीति के केंद्र में आगे भी हिंदू ही रहेगा। बीजेपी की इस हिंदूवादी राजनीति का यह असर है कि धर्मनिरपेक्षता का नारा बुलंद करने वाले राजनीतिक दल भी अब हिंदुओं की बात कर रहे हैं। दरअसल साल 2014 के बाद से देश की राजनीति में हवा ऐसी बदली कि कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में भी हिंदू शब्द शामिल हो गया है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। साल 2017 में गुजरात और यूपी के चुनाव से पहले राहुल गांधी कई मंदिरों में दर्शन करने गए थे। अगले साल 2018 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी का मंदिरों में दर्शन जारी रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी गए। राहुल ही नहीं, प्रियंका गांधी भी मंदिर मंदिर घूमकर हिंदू वोट को साधने में पीछे नहीं रही हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी का गोवा के हाल के चुनाव में भी भक्ति अवतार देखने को मिला है। मुस्लिम यादव के चुनावी समीकरण से सत्ता हासिल करने वाले अखिलेश यादव भी मंदिरों में नजर आए हैं। पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी के चुनावी एजेंडे में भी हिंदू और मंदिर पहले नंबर पर आ चुके हैं। लेकिन हिंदू वोट की सबसे बड़ी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश बना हुआ है, जहां बीजेपी जातियों के समीकरण को साधने में एक बार फिर सफल रही है। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा
80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। राजनीतिक दलों की पैंतरेबाजी से ही 1980 के दशक के बाद से उत्तर प्रदेश हिंदू वोट बैंक की प्रयोगशाला बना हुआ है। अयोध्या, मथुरा और काशी भी यही है। अलीगढ़, बरेली और देवबंद भी इसी सूबे में है। यानी मुस्लिम वोटों को नियंत्रित करने और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराने वाले सारे तत्व यूपी में मौजूद हैं। साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी जाति के नाम पर बंटे हिंदुओं को हिंदुत्व के मुद्दे पर एकजुट करने में कामयाब रही थी, जिससे मुस्लिमों के वोट राजनीतिक तौर पर हाशिए पर पहुंच गए और इसी के साथ ये बहस भी तेज हुई कि क्या हिंदू वोट बैंक है। 2014 के बाद यूपी में 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में भी बीजेपी जातियों में बटे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराने में कामयाब नजर आई है और इसीलिए हिंदू वोट बैंक होने की बात को बल भी मिला है। उत्तर प्रदेश को देश की सत्ता का एपी सेंटर माना जाता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर ही निकलता है। देश के इस सबसे बड़े राज्य के लिए यह बात भी कही जाती है कि यहां वोट नेता को नहीं बल्कि जाति को दिया जाता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता है। यह एक दुखद सत्य है। मैंने खुद बचपन से जवानी तक अमेठी और आसपास के इलाकों में सैकड़ों चुनाव सभाएं देखी हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मंच से नेताजी ने जातिवाद का ब्रह्मास्त्र ना दागा हो। यही जातिवाद का गणित है जिसने यूपी में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों को भी सत्ता का स्वाद चखाया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में समीकरण एकदम बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ी जातियां कई उपजातियों में भी बटी हुई हैं। इन सब को जब बीजेपी ने धर्म के धागे में बांधा तो चुनावी बिसात पूरी तरह से पलट गई। भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। हाल में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले पिछड़ी जातियों से आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मंत्रियों और विधायकों ने समाजवादी पार्टी में जाकर बीजेपी को परेशानी में डाल दिया था। दरअसल यूपी का चुनावी माहौल अचानक एक सर्वव्यापी हिंदू से पिछड़ी जातियों और दलितों की उपेक्षा में बदल गया और इसीलिए बीजेपी को डर था कि जिस हिंदू वोट बैंक को उसने 1990 के दशक से ईंट दर ईंट तैयार किया है उसमें कहीं दरार न पड़ जाए। यूपी में पिछड़ी जातियों की करीब 50% आबादी है। करीब 30 साल लंबे प्रयास के बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी गैर यादव ओबीसी खेमे तक पहुंचने में कामयाब रही थी। बीजेपी ने यूपी में कुर्मी और लोध जैसी पिछड़ी जातियों के बीच अपनी पैठ बनाई। वहीं बहुजन समाज पार्टी को दलितों, खास तौर पर जाटवों की पार्टी और समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी के रूप में प्रचारित भी किया और इसी का नतीजा है कि 2017 और 2019 के चुनावों में भी बीजेपी हिंदू वोट हासिल करने में सफल रही। सीडीएस के ताजा सर्वे के मुताबिक साल 2017 में जहां बीजेपी को यूपी में 38% जाट, 63% कुर्मी, 56% कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी और 74% केवट, कश्यप, मल्ला, निषाद के अलावा 62% अन्य ओबीसी और 32% अन्य एससी वोट मिले हैं। वहीं 2022 के यूपी चुनाव में 54% जाट, 66% कुर्मी, 64% कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी और 63% केवट, कश्यप, मल्ला, निषाद के अलावा 66% अन्य ओबीसी और 41% अन्य एससी जातियों के वोट बीजेपी को मिले हैं। जाहिर है यूपी के हाल के चुनाव में भी बीजेपी एक बार फिर अपने हिंदू वोट बैंक को बचाए रखने में सफल रही है। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। 2019 के लोकसभा चुनावों ने देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल दिया। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी पार्टी लगातार 2 बार स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई है।
पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब के बार 300 पार ये नारा लगाया था और सचमुच 303 सीटों का आंकड़ा छू भी लिया था। इसलिए यहां ये सवाल भी अहम है कि बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे असली वजह क्या है, मोदी मैजिक या हिंदू वोट बैंक, या फिर इन दोनों ने ही मिलकर बीजेपी को लगातार दूसरी बार सत्ता का सिंहासन सौंप दिया। 2014 के चुनाव में बीजेपी की बड़ी कामयाबी में यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भी अहम भूमिका थी। 2014 में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25, मध्य प्रदेश की 29 में से 27 और छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटें जीती थी। 90% हिंदू आबादी वाले ये तीनों राज्य बीजेपी के पुराने गढ़ रहे हैं। बावजूद इसके 2018 में बीजेपी इन तीनों ही राज्यों में चुनाव हार गई और इसीलिए इन चुनावी नतीजों से इस बात को भी बल मिला कि हिंदू वोट बैंक जैसी कोई चीज नहीं है। 2019 के आम चुनाव के नतीजों से भी हिंदू वोट बैंक का मिथक टूटा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ 13 ऐसे राज्य हैं जहां 2019 में बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी गठबंधन के वोटों का आंकड़ा भी 50% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट और 42 में से 18 सीटें मिली थी। जाहिर है 2019 के चुनाव में जाति, धर्म और क्षेत्रवाद को पीछे छोड़ते हुए एक नया वोटर पैदा हुआ जिसे मोदी का वोटर कहा जा सकता है। तो इस संप्रदाय में इस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहाँ भी समाज के और वर्गों में जातियाँ नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, वहाँ पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी है। मंडल और कमंडल, इन दो शब्दों का असर देश की राजनीति पर बड़े लंबे समय तक देखा गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लॉलीपॉप बनाकर पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने पिछली जातियों को लुभाने की जबरदस्त कोशिश की। अब हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो होता ही है, साइंस कहता है। तो मंडल के जवाब में बीजेपी ने कमंडल कार्ड खेल दिया। ये वो बीजेपी थी जो जनसंघ का दीपक बुझने के बाद 1980 में वजूद में आई थी। राम मंदिर आंदोलन के रथ पर सवार होकर करीब 7% वोटों के साथ जो चुनावी सफर बीजेपी ने शुरू किया, वो आज करीब 37% वोटों तक जा पहुंचा है और शायद इसीलिए हिंदू वोट बैंक की धारणा को भरपूर बल मिला है। साल 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो गुलाबी कमल देखते ही देखते भगवा हो गया। 90 के दशक का ये वो दौर था जब अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण को बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया। इसी दौरान अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने ओबीसी वोट साधने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की बात कही गई। अगर आपका कि मंडल लगाएं कि न लगाएं, गांव-गांव में खड़े हो जाती लाठी लेके, कहते लगना है, नहीं लगना है, लगना है, नहीं लगना है। आपस में लौट के खून खच्चर करा, मनमुटाव था। आग भड़की हुई थी। ये अब इसे मंडल से नहीं हुआ, उससे पहले से। मंडल के जवाब में बीजेपी राम मंदिर मुद्दे के जरिए हिंदू जातियों के ध्रुवीकरण की कोशिश में थी। 1991 में उसे बड़ी कामयाबी भी मिली जब 20.11% वोट पाकर उसने 120 लोकसभा सीटें जीत ली। लेकिन 2009 आते आते बीजेपी की सफलता में ठहराव आ गया, जिसके बाद साल 2014 में कमंडल की राजनीति में राष्ट्रवाद को जोड़ नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए एक नई राजनीतिक राह बनाई। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। इस
किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिछले करीब एक दशक में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ओबीसी और दलित जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब रहे हैं। मोदी सरकार की ये कोशिश भी रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी जाति समूहों तक समान रूप से पहुंचे। खास बात यह है कि 2014 में विकास के नारे के साथ केंद्र की सत्ता में आए नरेंद्र मोदी को आज उनकी हिंदू पहचान ने हिंदू वोटों का चैंपियन बना दिया है। क्या सचमुच कोई हिंदू वोट बैंक है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कास्ट पॉलिटिक्स यानी जातियों की चुनावी राजनीति को समझना जरूरी है। अब ये वो जातियां हैं जो चुनाव के वक्त राजनीतिक पार्टियों को नजर तो आती हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। देश की पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित जातियों से आने वाला हिंदू समाज का ये वो बड़ा हिस्सा है जिसे शायद वोट बैंक होने के भ्रम का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आप लोगों ने मेरी 4 बार हुकूमत देखी है। मैंने अपनी 4 बार की हुकूमत के दौरान ना तो अपर कास्ट के लोगों के साथ कोई पक्षपात होने दिया, ना दलितों के साथ, ना पिछड़ों के साथ और ना ही अपर कास्ट में से खासकर मुस्लिम भाइयों के साथ। आप लोगों के जान माल और मजहब की पूरी हिफाजत की जाएगी। आप लोगों के भी बच्चों को रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में कहावत मशहूर है कि जहां वोट नेताओं को नहीं जाति को दिया जाता है। यूपी में करीब 15 करोड़ 2 लाख वोटर हैं। ऐसा माना जाता है कि यूपी में जिस पार्टी को 35% से ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी जीत तय मानी जाती है। लेकिन सूबे के ये 35% वोट 4 बड़ी जातियों के बीच फंसे हैं। उत्तर प्रदेश में 23% अगली जाति के तो 41% ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों के वोट हैं। राज्य में करीब 21% दलित वोटर हैं तो 19% मुसलमान वोटर भी हैं। 2001 की सामाजिक न्याय की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी में ओबीसी की करीब 54% हिस्सेदारी है और ओबीसी में अभी तक कुल 79 जातियां शामिल हैं। यूपी में 41.47% हिंदू ओबीसी और 12.58 मुस्लिम ओबीसी हैं। राज्य में ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो इसे यादव और गैर यादव में बांट सकते हैं। ओबीसी में यादवों की 19% और गैर यादव ओबीसी जातियों की आबादी करीब 31% है। यूपी सामाजिक न्याय रिपोर्ट 2001 के मुताबिक यूपी में गैर यादव ओबीसी जातियों में कुर्मी 7.5%, लोध 4.9%, गरड़िया या पाल 4.4%, निषाद या मल्ला 4.3%, तेली या साहू 4%, जाट 3.6%, कुम्हार या प्रजापति 3.4%, कहार या कश्यप 3.3%, कुशवाहा शाक्य 3.2%, नाई 3%, राजभर 2.4% और गुर्जर 2.12% हैं। यूपी में 41% ओबीसी की तरह ही 21% दलित वोटर भी समय के हिसाब से पार्टियों को आजमाते रहे हैं। यूपी के 21% दलित 66 उपजातियों में बटे हुए हैं, जिनमें 13% जाटो भी शामिल हैं, जिनकी नुमाइंदगी मायावती करती है। लेकिन साल 2014 के बाद चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दलित सीटों पर भी अपना दमखम नहीं दिखा सकी है। दरअसल 2014 के बाद से बीजेपी ने बीएसपी के गैर जाटव दलित वोट बैंक और सपा के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंध कर दी है और ये ट्रेंड 2014 के लोकसभा, 2017 के यूपी विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। यूपी के हाल के चुनाव में भी बीजेपी स्वर्ण, गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी वोटों को अपने पक्ष में रखने में कामयाब रही है। सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव, कुर्मी और जाट को छोड़कर ओबीसी में शामिल अन्य जातियों के 60% वोटरों ने बीजेपी को वोट किया। सीएसडीएस के एक और सर्वे के मुताबिक 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग के 47% वोटरों ने बीजेपी को, जबकि 29% ने समाजवादी पार्टी को
और 9% ने बहुजन समाज पार्टी को वोट किया। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से अगर इस बात को बल मिलता है कि हिंदू वोट बैंक जैसी कोई चीज है, तो फिर पिछले 7 सालों में राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को भी देख लीजिए। अगर हिंदू वोट बैंक जैसी कोई चीज होती तो फिर बीजेपी कई राज्यों में चुनाव भला क्यों हारती? देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट बैंक की राजनीति के ये आरोप पुराने हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर वोट बैंक की इस बीमारी का इलाज क्या है? आइए इस बारे में विशेषज्ञों की राय भी जान लेते हैं। जातिगत आधारित राजनीति और धर्म आधारित राजनीति को तोड़ने का काम अगर कोई चीज कर रहा है तो वो ये नए जो वोट बैंक स्थापित हो रहे हैं, महिलाओं के, युवाओं के, जो धर्म और जाति को काटते हुए अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर वोट दे रहे हैं। कोई भी वोट बैंक है नहीं। सब लोग विभिन्न जातियों और समुदायों को और या संप्रदायों को जोड़कर एक अपने पक्ष में एक वोटों की एक एकता निकालने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुओं की राजनीतिक एकता निकालने की कोशिश करती है। चुनावों में जाति, धर्म और क्षेत्र की राजनीति कोई दबी छुपी ढकी हुई बात नहीं है, लेकिन कोई सामने आके ये भी नहीं कहता कि इस नाटक का एक किरदार मैं भी हूं। अपने वोट बैंक की बात कोई राजनीतिक दल कभी खुलकर स्वीकार नहीं करता। अब ये अलग बात है कि हर बार चुनाव में ऐसे आरोप जरूर लगते हैं कि फला पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। मुझे विश्वास है कि एक दिन चुनाव विकास की बुनियाद पर लड़े और जीते जाएंगे, वोट बैंक पर नहीं। अगले हफ्ते भारत का युग लेकर मैं फिर वापस आऊंगा। मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।